अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ पीर की रात और मार्च की 16 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और मार्च की 17 तारीख है। नादरीन, अफगानिस्तान से बहुत तकलीफ खबरें आ रही हैं। इत्तलात जो इस वक्त मीडिया में शायद सुर्खियों में है कि पाकिस्तान के जेट तैयारों ने वहाँ पर बमबारी की है, और उसके ऊपर दो बयानिए आ रहे हैं। जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, उनका कहना है कि इसमें 400 अफराद बीच में जा बहक हुए हैं, जबकि कई सौ अफराद जख्मी हुए हैं। यह हमला उम्मीद नामी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हुआ, जो कि काबल के पुलचरखी एरिया में वाक़ है। और यहाँ पर तो कोई 2000 बेड ये हॉस्पिटल बताया जाता है। और यहाँ पर जितने भी अफगानिस्तान के ड्रग एडिक्ट्स हैं काबल के, उनको वहाँ पर लाकर उनका इलाज किया जाता था, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता था। अफगान जराये का कहना है कि ये हमला रात को 8:50 पर काबल टिकट वक्त के मुताबिक यह हमला हुआ। ये उस वक्त हुआ जब काबल में इस टाइम एक बहुत बड़ा धमाका सुना गया, और फिर बाद में इत्तला मिली कि ये पुल चरखी के इलाके में उम्मीद ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर इसका निशाना बना है। वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली ब्रिटिश मीडिया में आपको वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और वहाँ पे जितनी भी इत्तलात आ रही हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक और दिलखराश हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको लोगों की मैयतें निकाली जा रही हैं, वो लोग जो कि बीच में शहीद हुए। और इस तरीके से पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के जो बयानिए हैं इस हवाले से, मुख्तलिफ हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं इस वाक़े की वो तफसीलात जो अब तक मालूम है वो आपके सामने पहले पेश करना चाहता हूँ। ये जो उम्मीद ड्रग ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये एक ज़माने में नेटो के यानी उनके ज़ेर इस्तेमाल भी रहा है। वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए शायद इस्तेमाल होता था, ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि शायद ये एक ज़माने में उसके लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन 2021 में जब काबल पर तालिबान ने कब्जा किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने जो ये जो फैसिलिटी थी, इसको उन्होंने रीपर्पस किया, और यहाँ पर उन्होंने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम किया। क्योंकि काबल में जो ड्रग एडिक्ट्स है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था, वो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स को उन्होंने उठाकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। और ये यानी काबल के बड़े ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आता है। अफगान हुकूमत के जो तर्जुमान है, नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत, उनका कहना है कि इसमें 400 अफराद जो है वो जहाँ बहक हुए और 250 जख्मी हुए। जबकि ये नंबर्स फाइनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2000 बेड की फैसिलिटी है, और जिस लेवल की वहाँ पर तबाही हुई है, तो खदशे का इजहार ये किया जा रहा है कि शायद यहाँ पर अमवात की तादाद में इजाफा हो। पाकिस्तान ने इस बात की तरदीद की है कि इसने किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया, बल्कि हुकूमती तर्जुमानों बशमूल मुशर्रफ जैदी और अताउल्ला तारड़ दोनों का कहना है कि पाकिस्तान ने इस फैसिलिटी को निशाना इसलिए बनाया कि ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल को निशाना बनाया है, लेकिन जो वीडियोज आ रही हैं तो वो इन दोनों साहिबान के इस बयानिए की तरदीद कर रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टियर हैं, रिचर्ड बेनेट, उनका भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपील की कि आप लोग बातचीत के जरिए अपने मामलात दुरुस्त करें। इत्तलात ये भी हैं अफगान मीडिया में कि खोस्त में भी एक मिसाइल हमला हुआ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें एक खातून जाँ बहक हुई और 6 अफराद, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, वो जख्मी हुए। और ननगरहार में भी जो है कम से कम 4 मकामात पर पाकिस्तान ने निशाना बनाया, बॉम्बिंग की। इनमें गोश्ता डिस्ट्रिक्ट है, गनी खेल डिस्ट्रिक्ट है, और फिर नाजियान डिस्ट्रिक्ट है, और फिर अचिन डिस्ट्रिक्ट है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर के पाकिस्तान ने बकौल पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। लेकिन यहाँ से ये मालूम नहीं कि यहाँ पर कोई कैजुअल्टीज हुई है कि नहीं, मालूम नहीं है। और इसके बाद फिर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत, उनका शदीद रद्द अमल सामने आया है। तालिबान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि अब सिफारतकारी का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब हम बदला लेंगे, अब हम इंतकाम लेंगे। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो इस हमले हैं, इन हमलों को कंडेम किया और कहा है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात पर इसरार किया कि जहाँ पर हमला हुआ ये ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था, ये कोई और फैसिलिटी नहीं थी, और ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। जबकि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म के जो तर्जुमान हैं, मुशर्रफ जैदी, उनका भी कहना है कि जी ये हमने किसी हॉस्पिटल को निशान नहीं बनाया। जबकि अताउल्ला तारा ने एक स्टेटमेंट जारी की ट्विटर या एक्स पर, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से 16 मार्च की रात को ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत
अफगान तालिबान की जो दहशतगर्दी की स्पॉन्सरशिप वाले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया। कहाँ पर? काबल और ननगरहार में। और फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे पास विजुअल हैं, उन्होंने एक विजुअल भी शेयर किया जिसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से कहीं पर बम गिरता है और वहां पर फिर धमाके से जो उसका इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है। और अताउल्ला तारक क्लेम कर रहे हैं कि इस इम्पैक्ट से जाहिर होता है कि यहाँ पर एम्यूनिशन पड़ा था, इसलिए धमाका बहुत ज्यादा था। और फिर ननगरहार में भी अताउल्ला तारड़ भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 मकामात पर तालिबान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, ऐसी इंस्टॉलेशन जो कि दहशतगर्दों की पुष्टनाई कर रही हैं, उनको निशाना बनाया। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि हम जितनी भी टारगेटिंग कर रहे हैं ये किसी अफगान के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के मराकज़ को निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम हर किस्म की बहुत एहतियात भी कर रहे हैं। और उन्होंने अफगान तालिबान की जानिब से जो बयानिया आ रहा है उसकी भी तरदीद की। अब पाकिस्तान की जानिब से जो बयानिया आ रहा है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि देखिए, पाकिस्तान को जब ये मालूम है कि यहाँ पर दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, तो पाकिस्तान ने क्यों इंटरनेशनल जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको एक ब्रीफिंग दें, बताएं कि जी ये हमारे पास एविडेंस है, ये एविडेंस हम आपको दिखा रहे हैं, हम तालिबान से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर भी है। पाकिस्तान ये बात वहां क्यों नहीं उठाता? क्या पाकिस्तान ने आज तक को उठाया? हाँ, पाकिस्तान के मंदूब ने इस सिलसिले में तकारीर तो की, भरपूर तकारीर की, जहां पर कि उन्होंने तालिबान को कंडेम भी किया। अब चाहे वो बात हो खवातीन के हवाले से या दहशतगर्दी के मराकज के हवाले से। तालिबान और तालिबान के तहत चलने वाले अफगानिस्तान पर ये जो इल्ज़ाम है ये कोई नया नहीं है कि यहाँ पर दहशतगर्दी के मराकज हैं। यानी अगर आप वैसे ही गूगल करें तो आपको कई ऐसा यानी शवाहिद मिलेंगे सोशल मीडिया पर और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस और मुख्तलिफ इदारों से कि जहाँ पर, और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट से कि जहाँ पर वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में कम अज़ कम 14 सूबों में ऐसे मकामात को जो है आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर के मुख्तलिफ दहशतगर्दों के मराकज़ हैं। तो ये तो खबरें बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया में भी हैं और उनकी वीडियोज़ और उनके विजुअल्स भी जारी किए गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने सिफारतकारी को क्यों तर्क कर दिया? यानी आप देखिए कि हमारे पास इसकी कई मिसालें, एक नहीं कई मिसालें। जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारतकारी के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश की जाती है, तो उसके बाद फिर हमें पता लगता है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। बात हो सादिक खान की, जब वो लास्ट ईयर गए थे और वहां पर वो एक अफगान वजीर के साथ रात का खाना खा रहे थे, क्योंकि वो इसहाक डार के काबल के विजिट की राह हमवार कर रहे थे। तो उस वक्त बातचीत में बहुत यानी प्रोग्रेस हो चुकी थी, इत्तला मिली कि पाकिस्तान ने बमबारी कर दी जिसमें कि बेगुनाह लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद फिर ये वतीरा बन गया। फिर पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, पाकिस्तान ने उसका इल्ज़ाम काबल पर लगा डाला। बॉर्डर फेंसिंग हुई भी है। यानी पाकिस्तान फौज के साबिक सरबराह जनरल बाजवा के दौर में ये दावा किया जाता था कि पाकिस्तान ने तकरीबन $500 मिलियन से ज्यादा की लागत से पाक अफगान सरहद पर एक बाड़ लगाई है, 480 किले कायम किए हैं ताकि यहाँ पर बॉर्डर को मैनेज किया जा सके। उसके बावजूद पाकिस्तान अगर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि दहशतगर्द अंदर आ रहे हैं और तालिबान उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या कहीं कमजोरी है इसमें? और क्यों पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल सिर्फ अफगानिस्तान पर बमबारी में या बमबारी करके ढूंढ रहा है? क्या इससे इसको कोई हल निकल कर सामने आ रहा है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी जब से पाकिस्तान ने बमबारी शुरू की है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। शायद ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो ऐसे होते हैं कि सुबह दहशतगर्द अफगानिस्तान से चलता है, शाम को पाकिस्तान पहुंचता है, दहशतगर्दी का वाकया करता है और इल्जाम अफगानिस्तान पर लगता है? क्या ऐसा है? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ये ख्याल है कि वो स्लीपर सेल आज भी मौजूद हैं। मेरा ये ख्याल है कि गुड बैड एंड वर्स्ट तालिबान इस वक्त भी पाकिस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दे आर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और ये भी सबको मालूम है कि लकी मरवत में पुलिस पाकिस्तान के सरकारी रियासती इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज है, क्योंकि वहां पर उनका यह दावा है कि गुज़श्ता दिनों जो 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, वो कहते हैं कि वो पुलिस की गाड़ी उस चौकी से गुजरी थी कि जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी चौकी कायम की थी, और उसके बाद इन पर हमला हो गया। यानी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी थी। तो एक तरह की नाएतबारी जो है वो हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मौजूद है, जो कि किस तरफ निशानदेही करती है? वो निशानदेही करती है कि जी सिर्फ लकी मरवत में आज मुझे एक सोर्स बता रहे थे कि कई सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द मौजूद हैं। अब ये कई सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द आज नहीं आए, ये तो बहुत अरसे से हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ने वहां पर कोई इतनी बड़ी कामयाब कार्रवाई नहीं की कि यहाँ पर लकी मरवत के लोगों की जिंदगी जो अजीरन की हुई है वो बेहतर की जा सके? हाँ, कार्रवाइयाँ हो रही हैं बकौल DGI SPR। पाकिस्तान ने तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई 2 सालों में ऑलमोस्ट 1.5 लाख ऑपरेशंस किए हैं। तो उसके बावजूद भी मामलात नहीं ठीक हो रहे। लेकिन बात अफगानिस्तान की हो रही है। मेरी राय में पाकिस्तान
जो सफारतकारी को छोड़कर जो बमबारी पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है, मेरा ख्याल है इसके बहुत ज्यादा खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये पाकिस्तान आग से खेल रहा है, क्योंकि देखिए वो लोग जो कि कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बैठे हैं, जो कि निस्बतन महफूज हैं, उनके लिए तो शायद ये ज्यादा कन्विंसिंग खबर हो। लेकिन वो लोग जो कि इन बॉर्डर रीजन्स में रहते हैं, आप जाकर उनसे पूछें कि इस किस्म की पॉलिसीज उनकी जिंदगियों को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। और फिर साथ ये कि अब तक जितनी मरतबा पाकिस्तान ने बमबारी की है, यानी हमें यह तो बताया जाता है कि हमने दहशतगर्दों के मराकज को निशाना बनाया, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि इसमें कौन सा दहशतगर्द हलाक हुआ। बल्कि हमें तो उन छोटे बच्चों के विजुअल्स नजर आते हैं, उन छोटे बच्चों और खवातीन की कब्रें नजर आती हैं जो इसमें शहीद होती हैं। तो गोया पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है, ये मुझे काउंटर प्रोडक्टिव लग रही है। मुझे लगता है कि ये फाश गलती है। पाकिस्तान को इस पॉलिसी से एहतराज करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं हमेशा से ट्रिकी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अफगानिस्तान के ट्रिकी ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं? बाकी मुल्कों के साथ भी हैं, लेकिन हर मुल्क उनके साथ मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने कि कई साल यानी कई दिहाइयों तक अफगानों की सबसे ज्यादा मदद भी की, और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा बमबारी भी पाकिस्तान कर रहा है। यानी अफगानिस्तान के जितने भी नेबर्स हैं, उनमें से किसी भी मुल्क ने शायद आज तक अफगानिस्तान पर डायरेक्ट बमबारी नहीं की होगी जो पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान जिसने कि कई दिहाइयों तक पूरी दुनिया में ये एक नाम कमाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी वो वेस्ट से पैसे लेता है और तालिबान की मदद करता है। ये उस वक्त की बात है जब यहाँ पर अमेरिकी और नेटो अफवाज मौजूद थी। तो गोया पाकिस्तान की जो पॉलिसी कंट्राडिक्शंस हैं और पॉलिसी प्रायोरिटीज हैं, मुझे लगता है कि इनमें एक बहुत बड़ा मसला है, और ये खतरनाक मसला है। काबल में जो भी कुछ हुआ, मेरे ख्याल में ये एक स्याह दिन है। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे लोग, हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन कौन लोग जाँ बाहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। ये बेगुनाह थे, ये कॉम्बैटेंट नहीं थे। कहीं ऐसा एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया कि कॉम्बैटेंट्स थे या ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। ये तो वो लोग थे जो अपनी जिंदगी संवारना चाहते थे, और रियासत उनकी मदद कर रही थी। लेकिन एक और रियासत ने यह फैसला किया कि इनकी मदद हम सिर्फ बम के जरिए कर सकते हैं, और उनने वही किया। और उससे किया क्या? मेरा ख्याल है कि परमानेंट दुश्मनी कायम कर ली, क्योंकि अफगान भी अब रिएक्ट करेंगे। और इससे मेरा नहीं ख्याल कि इम्पैक्ट कराची पर आएगा या लाहौर पर आएगा या इवन फैसलाबाद गुजरावाला पर आएगा। इम्पैक्ट पेशावर पर आएगा, इम्पैक्ट उन तमाम बॉर्डर रीजन्स पर आएगा, या ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद पर आ जाएगा, कि जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन बॉर्डर रीजन्स के हवाले से जो पॉलिसी बनाई जाती है, ये वो लोग बना रहे हैं जिनमें से अक्सरियत ने शायद ये इलाके कभी देखे भी नहीं है। यानी अगर आप अताउल्ला तारड़ से पूछें, किसी भी नाम ले लें कि मुझे जरा नक्शे पे दिखाएं तो सही कि यह है कहाँ, तो शायद उसको ये मालूम भी ना हो। लेकिन वो आकर दुनिया को बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये हकीकत है, हालांकि वो खुद हकीकत से नावाकिफ हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ी गलती है, और ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा आखिरी जो मशवरा है हुकूमत के लिए, वो ये है कि खुदारा होश के नाखुन लें। खुदारा इस मसले का सियासी हल निकालें। इस मसले का फौजी हल नहीं है। इस मसले के फौजी हल की कोशिशें बहुत हो चुकी, तजुर्बात बहुत हो चुके, लेकिन हमेशा नतीजा सिफर ही आया है। क्या इस मरतबा मुख्तलिफ आएगा? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसका नतीजा आना शुरू हो गया, और वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक जमाने में एक अच्छा खासा हिस्सा उसका पाकिस्तान को एक दोस्त और यानी भाई समझता था, अब वो एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। ये अवामी सतह तक ये जज्बात पहुंच चुके हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी मुल्क के लिए, फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के मसाइल भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी जो गूंज है वो हर तरफ है, कि जहां पर वो कह रहे हैं कि ईरान जंग जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी। उनसे पूछा गया कि कब खत्म होगी, उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जल्द खत्म हो जाएगी। और फिर साथ उन्होंने जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं, स्पेशली नेटो ममालिक हैं, उनसे बड़े गिले शिकवे भी किए कि जी वो हमारी मदद के लिए नहीं आए। फिर उन्होंने कहा हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। तो ट्रंप आज काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। उनके बयानिए में कोई ज्यादा यानी वो नजर नहीं आता, तसलसल नजर नहीं आ रहा था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन से भी मदद चाह रहे हैं, हम यूरोप से भी मदद चाह रहे हैं। लेकिन जो इत्तलात हैं, और अब तो हर तरफ शह सुर्खियों में, तो मैं उसकी उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन शह सुर्खियां यही हैं कि तमाम के तमाम जो अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी हैं, जिनमें बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जितने भी अमेरिका के करीब तरीन इत्तेहादी हैं, सब ने अमेरिका को झंडी दिखा दी है। वजह, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे तकाजा किया था, बल्कि उनसे दरखास्त की थी कि आप अपने जो नेवल शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भेजें, ताकि इसको खोला जा सके। और अगर इसको ना खोला गया तो इससे दुनिया में मसाइल बढ़ रहे हैं। लेकिन तमाम ममालिक ने इससे तकरीबन इनकार कर दिया, या तो आउटराइट इनकार कर दिया, या फिर उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं
और वो इंतहाई तजब्जुब का शिकार नहीं है, बल्कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह रहे। तो यूं आज ऐसा महसूस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप काफी तनहा नजर आ रहे थे। वो अपनी पॉलिसी का दिफा तो कर रहे थे, उनका बयानिया तो मुसलसल बदलता चला आ रहा है, लेकिन आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है कि शायद ये उनकी गुज़श्ता कई हफ्तों में सबसे कमजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नजर आई, क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा, यानी जो शिकवे थे, गिले शिकवे ज्यादा कर रहे थे, और उनमें वो एग्रेशन नजर नहीं आ रही थी जो जनरली उनमें नजर आती है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हमें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। अगर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं तो फिर तकादा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो दुनिया का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो हिल गया है। अमेरिका की इकोनॉमी पर भी इसका असर आना शुरू हो चुका है, लेकिन यूरोप और एशिया के जितने भी इकोनॉमीज हैं, उन पर इसका बहुत गहरा धचका आने वाला है। तो गोया ट्रंप की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात सामने आई कि शायद ट्रंप फंस चुके हैं, ईरान में फंस चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस चुके हैं। और वहां पर कारोबार का नक्शा भी बदलने लगा है, क्योंकि आज इत्तलात हैं कि पाकिस्तान का एक बहरी जहाज, ऑयल टैंकर है कराची के नाम से, उसको ईरानियों ने इजाजत दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल सेफली एग्जिट करे और पाकिस्तान तेल के एक अबू धाबी से तेल लाए। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि ईरान ने चूंकि मुतालबा किया था कि जो भी मुल्क यहाँ से किसी भी मुल्क से तेल खरीदेगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो चाइनीज युआन में अदा करेगा, जो चाइनीज करेंसी है डॉलर के बजाय, तो उनको हम इजाजत देंगे। और पाकिस्तान ने इत्तलात ये है कि ये तेल युआन को देकर खरीदा, तो डॉलर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी खबर है। और प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर जंग का नक्शा भी वैसा का वैसा ही है। आज भी इत्तलात हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले हुए, दुबई का जो एयरपोर्ट है उसका जो ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं वहां पर हमले हुए, उसके बाद बड़ी आग लग गई, दुबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। आखिरी इत्तला आने पर दोबारा उसको खोल दिया गया था, लेकिन वहां पर मामलात बहुत बिगड़े हुए हैं। जब से जंग शुरू हुई है, ईरान ने सिर्फ जो मुत्तहदा अरब अमारात है इस पर 1900 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, 1900। और आज जो फजेरा का, आज जो उनकी एक बहुत बड़ी बंदरगाह है, वहां पर भी ड्रोन से हमला किया गया और वहां पर भी उनके कोई ऑयल टैंक्स में आग लगी। और जो अबू धाबी है उसके मजाफात में भी ड्रोन हमले की इत्तलात हैं, जबकि इसराइल से में भी काफी सायरन्स वगैरह बजे और वहां पर भी ईरान ने हमला किया। लेकिन इत्तलात, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसराइल में तो मीडिया का बिल्कुल क्रैक डाउन है, वहां से आपको इत्तलात नहीं दी जा रही। लेकिन इत्तलात यही है कि इसराइली मीडिया कम अज कम इतना रिपोर्ट जरूर कर रहा है कि ईरान ने एक नया बैराज ऑफ मिसाइल्स फेंके, यानी मिसाइल्स के एक नई जो नया हमला किया है। लेकिन बाकी उसके बारे में इत्तलात नहीं है। जबकि सऊदी अरब का भी कहना है कि उसने भी दर्जनों की तादाद में ड्रोन्स को मार गिराया है, और कुवैत ने भी कुछ ऐसी इत्तलात दी हैं कि उसने भी कई ड्रोन्स को मार गिराया। तो यूं जंग चल रही है, जंग जारी है, और आपने हरमुज भी बंद है। उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद प्रेशर में है। आज जो ब्रेंट जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। जबकि जो अमरीकी ऑयल है, जिसे यूएस क्रूड कहते हैं, वो कोई 95-96 डॉलर फी बैरल में चल रही है। जबकि जो अमरीकी मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज के एग्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस के जो आला तरीन शख्सियात हैं उनके साथ गुज़श्ता कोई 36 घंटों के दौरान मुलाकात की है, जिनमें एक्सन मोबिल, शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स, इनके जो सरबराहान हैं, उन्होंने अमरीकी ऑफिशियल से मुलाकात में वार्निंग दी है कि अगर आपने हुर्मुज को ना खोला गया तो अमेरिका में भी तेल का बहरान शदीद हो जाएगा। याद रखिए कि तेल की कीमतें, यहाँ पर भी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ रही हैं, 70 सेंट से ज्यादा तो बढ़ चुकी हैं। लेकिन जो ये ऑयल एग्जेक्टिव्स हैं वो वार्निंग दे रहे हैं कि इसका वाहिद हल जो है वो यही है कि इसको आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका को जो फौजी ताकत दरकार है वो इस वक्त इस इलाके में अवेलेबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो ऐलान किया है कि वो 172 मिलियन बैरल तेल जो है वो अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकालेंगे, लेकिन उसके निकालने और मार्केट तक लाने में भी कम अज कम कहते हैं कि 2 महीने लगेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि ऑयल क्राइसिस बढ़ेगा, इसका असर अमेरिकी सियासत पर बहुत गहरा आएगा, इसका असर इंटरनेशनल सियासत पर बहुत गहरा आएगा। जैसा कि हमने देख लिया कि नेटो इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं। नेटो के लीडरान कह रहे हैं कि हमारा ये काम नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें। जितने भी अमेरिका के करीब तरीन साथी, दोस्त हैं, ममालिक हैं, वो सब इससे इनकारी हैं। और जो मुख्तलिफ अरब हुक्मरान हैं, मेरा ख्याल है उन पर भी प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी, उसके बाद अब सऊदी इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। जो मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कभी नहीं कहा कि ईरान पर आप हमले बढ़ाएं। तो गोया यहाँ पर अब जो सऊदी हुक्मरान हो या दूसरे अरब हुक्मरान हो, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो यूं यहाँ पर जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर एक मिलिट्री, जो मिलिटरीली ये वॉर ऑफ एट्रिशन में जा चुकी है, यानी ये लंबी जंग बन चुकी है। दूसरा, ईरान में जो हुकूमत है वो मौजूद है और वो चल रही है।
وہ جواب بھی دے رہی ہے، ہاں اس میں کمزوری ضرور آئے گی، لیکن ان کی اہلیت ختم نہیں ہوئی جس کے تحت وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بزور طاقت یعنی امریکہ یا دوسرے ممالک کھول پائیں۔ تو اس لیے یہاں پر حالات جوں کے توں ہیں، اور یاد رکھیے کہ اگر اس خطے میں حالات جوں کے توں رہے تو یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ وہ جنگ جو امریکہ جیتنے کے لیے نکلا تھا وہ پھنس چکی ہے، اور پھنسی ہوئی جنگ بڑی طاقتوں کے لیے ہار سمجھی جاتی ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔